तो उत्तर प्रदेश में नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को 3/4 बहुमत मिल रहा है। लखनऊ में सुबह से ही केसरिया जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता होली से पहले जीत की होली खेल रहे हैं, लेकिन इस जश्न के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन संभालेगा उत्तर प्रदेश की कमान। दौड़ में कई चेहरे हैं, लेकिन असलियत यही है कि जैसा मैंडेट मोदी के नाम पर मिला है, उससे साफ है कि फैसला भी वही करेंगे। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे नाम जो सीएम पद की रेस में शामिल हो सकते हैं। तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। केसरिया होली के जश्न में डूबा है उत्तर प्रदेश। रंग गेरुआ हो चला है लखनऊ का। जनता ने झोली ऐसी भरी जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी को भी शायद ही हो। 3/4 बहुमत मिल रहा है। जाहिर है जीत बड़ी है, इसलिए जश्न भी बड़ा होना तो बनता है। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में पैर रखने तक की जगह नहीं है। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। लेकिन इस जश्न और इस केसरिया होली के बीच एक बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? रेस में कई चेहरे हैं, सबकी हसरतें हैं यूपी की गद्दी की। कोई पुराने होने का वास्ता देंगे तो कोई फायर ब्रांड होने का तर्क। दिल में ख्वाहिशें हजारों होंगी, लेकिन फिलहाल सबकी जुबान सधी हुई है। बस एक ही नाम फूट रहा है, मोदी और सिर्फ मोदी। सीएम के सवाल से जब सीधा सामना हुआ तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ना तो इनकार किया और ना ही इकरार। केशव मौर्य हमारे साथ है। केशव जी बताइए, यहाँ से नारे लग रहे हैं, केशव मौर्य मुख्यमंत्री नारे लग रहे हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा। कौन बनेगा ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। आप रेस में है कि नहीं? आप सीएम की रेस में हैं? आप सीएम की रेस में हैं? उत्तर प्रदेश में रेस में कोई नहीं रहता, पार्टी जिसे तय करती है वो बनता है। आपके अंदर योग्यता है सीएम बनने, क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सीएम की रेस में चेहरों की बात करें तो फिलहाल 5 नाम सबसे आगे दिख रहे हैं। पहला नाम है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं और विवादों से दूर रहे हैं। ये बात इनके हक में जाती दिख रही है। एक नाम योगी आदित्यनाथ का भी है। फिलहाल यूपी में अकेले फायर ब्रांड नेता हैं। पूर्वांचल में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस बार चुनाव में योगी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफी इस्तेमाल किया गया है। एक दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए जीत का भी श्रेय इन्हें दिया जाएगा। लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और पिछड़े वर्ग से भी आते हैं। ये तमाम बातें इनके हक में जाती हैं। मोदी और अमित शाह की पसंद स्मृति ईरानी भी हो सकती है। तेज तर्रार नेता की छवि है, युवाओं पर अच्छी पकड़ है, स्टार प्रचारकों में शामिल है। तमाम खूबियां उन्हें भी इस दौड़ में शामिल करती हैं। यूपी की कुर्सी की दौड़ में एक नाम उमा भारती का भी है। इस बार चुनाव प्रचार में भी काफी सक्रिय रही हैं। हालांकि 2012 में भी उमा भारती मुख्यमंत्री के दावेदारों में थी, तब पार्टी को करारी हार मिली थी। पार्टी के कुछ नेता अभी से ये भी मांग रखने लगे हैं कि 2019 को देखते हुए बीजेपी को किसी ओबीसी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो यहाँ संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन चेहरा हो, जो होगा बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आपने मेरे से पूछा है तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 2 साल बाद 2019 का चुनाव है। 20-22% यहाँ दलित समाज रहता है और 40-45% यहाँ ओबीसी रहता है। तो 2019 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मेरा पार्टी से निवेदन है कि दलित या ओबीसी के चेहरे में से किसी चेहरे पर विचार किया जाना चाहिए। मोदी और अमित शाह की जोड़ी मुख्यमंत्री के चुनाव में चौंकाने वाले फैसले करती रही है। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र इसके बड़े उदाहरण हैं। अगर कुछ ऐसा फैसला केंद्रीय टीम करती है तो बीजेपी के सांसद मनोज सिन्हा को भी मौका दिया जा सकता है। मनोज सिन्हा भी उसी पूर्वांचल से आते हैं जहां मोदी की वाराणसी संसदीय सीट है। इसी कड़ी में नोएडा के सांसद महेश शर्मा का भी नाम फ्रंट रनर में शुमार हो सकता है। यूपी का किला फतेह हो चुका है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री चुनने की।
कई दावेदार हैं, इसलिए जाहिर है जिसे पद नहीं मिलेगा उसके असंतोष को भी शांत करने के उपाय करने होंगे। हालांकि जीत बड़ी है और जीत के पीछे मोदी का चेहरा है, ये सब मान रहे हैं। इसलिए मोदी ने अगर किसी का नाम आगे किया तो उसके विरोध की गुंजाइश पार्टी के भीतर कम ही है। तो यूपी में प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल हुई है, किला यूपी का फतेह कर लिया। ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा? ज्यादातर नेताओं से हम सुबह से बात करें तो उनका कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अब यह भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी से और रविदास मेहरोत्रा साहब हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। अपनी सीट भी उनकी बच नहीं पाई। ब्रिजेश पाठक बीजेपी से वो हारे हैं, लखनऊ सेंट्रल से वो चुनाव लड़े थे। रविदास मेहरोत्रा साहब, काम बोलता है का नारा दिया था लेकिन जनता ने उसको सर आंखों नहीं लिया, उसको ठुकरा दिया। क्या कारण रहे हार के, आप समझते हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि 2012 में मुझे जितने वोट मिले थे उससे 13,000 वोट ज़्यादा मिलने का काम हुआ है। 73,000 वोट मुझको मिले हैं और थोड़े वोट से हम चुनाव हारे हैं और 13-14,000 वोट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिल गए। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ, गठबंधन का मैं प्रत्याशी हुआ और प्रत्याशी होने के बाद मेरे ही क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी खड़ा हो गया, जिसके कारण से वोट का बंटवारा हुआ और मैं चुनाव जीत नहीं पाया। पर अखिलेश तो खुद ये कह रहे हैं, अखिलेश खुद ये कह रहे हैं कि गठबंधन से नुकसान हुआ, ऐसी बात वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं अपनी सीट की। गठबंधन यहां पर लखनऊ का मत क्षेत्र है जहां विधानसभा भी आती है और यहां पर मुख्यमंत्री जी का तमाम लोगों का आवास भी है। यहां से मैं विधायक था, मंत्री रहा हूं और उसके बाद मुझको प्रत्याशी बनाया गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट खड़ा होने से जो है ये वोट का बंटवारा हो गया और हम चुनाव जो है वो जीत नहीं। तो यानी आप अभी भी ये कह रहे हैं जो बात आपने पहले भी कही थी, रविदास जी, आप अभी भी ये बात मान रहे हैं कि गठबंधन जो था वो सही निर्णय नहीं था, आप ये मानते हैं? देखिए, 430 सीटें थी, गठबंधन अगर हुआ था तो किसी भी सीट के ऊपर 2 प्रत्याशी खड़े हों ये उचित नहीं है। और ये लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी थी, ये लखनऊ जो है यहाँ पर सारे जब राजधानी है, मत क्षेत्र है और यहीं पर मेरे खिलाफ प्रत्याशी खड़ा हुआ और इसके कारण से जो है वो जीत नहीं हो पाई। तो मेरा ये, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये व्यक्तिगत राय है और मेरी हार का कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी, चलिए हम पूरी समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कहां तो 403 की बात करती थी कांग्रेस पार्टी, कहां 7 सीटें हासिल हुई हैं। इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी की शायद इससे पहले कभी हमने नहीं देखी। नहीं लगता आपको कि आप चिंतन करने का वक्त आ गया है, सही वक्त आ गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रविदास मेहरोत्रा जी की बात के बारे में कहना चाहूंगा। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जब गठबंधन हुआ था तो कैंडिडेट एक ही होना चाहिए था और मैं ये भी बेबाकी से स्वीकार करने को तैयार हूं, अगर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वहां से नहीं होता तो रविदास मेहरोत्रा जी को कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन ये हुआ कि जल्दबाजी में हुआ। अगर थोड़ा सा पहले गठबंधन होता, एक सूची जारी होती, एक प्रत्याशी लड़ता तो फिर कोई वजह नहीं थी। और दूसरा, जो कम आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बहुत कम हुए, कांग्रेस पार्टी के कम हुए, समाजवादी पार्टी के भी कम हुए और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक किस्म से स्वीप किया है। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, जो जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मैंडेट दिया है। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी सुन रहे हैं, चलाएंगे अगले 5 साल के लिए, तो उनको बधाई है। और जहां तक कम होने का है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको वोट कम नहीं मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश भर की अगर समीक्षा की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की हालत बहुत पतली हुई और उनके वोट कटे और जो वोट कटे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। पर मुकाबला तो बीजेपी से था ना सर, था उतना मिला। पर मुकाबला तो बीजेपी से था ना सर? नहीं, मुकाबला था, लेकिन मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी भी तो थी, वो भी तो चुनाव लड़ रहे थे। वो अपने हिसाब से लड़ते,
वोट पाते, कहीं 5,000 ज्यादा होता, कहीं 3,000 ज्यादा होता, तो बहुत सी सीटें कटती और भारतीय जनता पार्टी हारती, वहां से गठबंधन के उम्मीदवार जीतते। ये पूरी समीक्षा जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरी समीक्षा करने के बाद बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन ये प्रारंभिक टिप्पणी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी साहब, अब तो बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री के विषय में पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड और विधायक दल निर्णय लेगा, और आप आश्वस्त रहिए कि मुख्यमंत्री के रूप में एक बहुत सशक्त और प्रभावी नेता मिलेगा। हम तमाम जो नेता जिनके नाम चर्चा में आ रहे थे सुधांशु त्रिवेदी साहब, उनकी तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, महेश शर्मा, मनोज सिन्हा, इतने सारे नाम हैं। दिक्कत क्या है कि नाम सामने नहीं आ रहा? देखिए, यहां विषय दिक्कत का नहीं है, ना हम अधिकृत हैं उस विषय में बोलने के, और ना ये कोई उपयुक्त फोरम है जिसके ऊपर डिस्कशन होगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो सभी बिंदुओं पर विचार कर रहा है और वह उचित रणनीति के तहत चल रहा है। जैसे हमने नहीं डिक्लेयर किया था, हमें उसका लाभ मिला। अब आश्वस्त रहिए, बहुत उपयुक्त, अच्छा और प्रभावी आपको नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि इसको विकास की आप जीत कहेंगे या हिंदुत्व की जीत कहेंगे? किसकी जीत कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब और वंचितों के लिए ईमानदारी से जो कल्याणकारी योजनाएं रखी और कार्य किए, और विशेषकर मैं आग्रहपूर्वक कहूंगा बगैर किसी भेदभाव के उन तक पहुंचाने का काम किया, उस संदर्भ में उस वर्ग का जो एक अपार जन समर्थन मिला, या उसकी जीत है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की वह पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने गरीबों और वंचितों के ऊपर एक जातिवाद का चश्मा रखकर लंबे समय तक उनकी भावनाओं का दोहन किया था, यह उसके ध्वस्त होने की भी शुरुआत है। इसे एक वाक्य में कहूंगा, आज 11 मार्च की तारीख है। आज से 6 साल पहले 11 मार्च को, यद्यपि वह एक दुखद घटना थी, जापान में भारी सुनामी आई थी जिसमें फुकुशिमा का रिएक्टर भी ध्वस्त हो गया था। आज 11 मार्च को उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सुनामी आई है जिसमें जातिवाद के उन बने हुए किलों को ध्वस्त कर दिया है। अब जिस तरह का मैंडेट मिला है सुधांशु जी, संप्रदाय की राजनीति की पराकाष्ठा। सुधांशु जी, जिस तरह का मैंडेट मिला है, जिस तरह से यूपी की जनता ने सराखों पर आपको बिठाया, नहीं लगता कि जिम्मेदारी ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जितना बड़ा जनादेश है उतना बड़ा हमारे लिए दायित्व भी है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ही संगम है, जो गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। मैं कहूंगा आज हमारे लिए यह उत्साह का विषय है कार्यकर्ता के स्तर पे। उस दूसरी तरफ जनता की तरफ से अपेक्षा का अवसर है, और तीसरी तरफ हमारे आने वाली सरकार के लिए उत्तरदायित्व का है। तो मैं कहूंगा कि अपेक्षा, उत्साह और उत्तरदायित्व तीनों का संगम है इस अवसर पर, और हमें निश्चित रूप से उस उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर रहना होगा। बिल्कुल। और हम आश्वस्त रहिए कि हम उसके ऊपर करेंगे कार्य, और उत्तर प्रदेश को उसकी वास्तविक क्षमता के अनुरूप विकास के नए सोपान तक पहुंचाएंगे। चलिए, मनोज तिवारी हमारे साथ जाना पहचाना नाम है, बीजेपी नेता हैं और जबरदस्त गायक हैं, एक्टर हैं। मनोज तिवारी साहब, हम चाहेंगे कि आप बोले ना, गाकर जो खुशी मिली है, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, वो जरा हमारे दर्शकों को भी एहसास करवा दें उस खुशी का। मनोज तिवारी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगा रविदास मेहरोत्रा साहब, क्या लगता है कहां कमी रह गई? देखिए, अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में 5 साल विकास के काम किए थे और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार चलाई थी। प्रदेश विकास की ओर बढ़ा था। हम लोगों ने चुनाव से पहले कहा था कि 55 लाख लोगों को पेंशन मिली है, अब सरकार बनने के बाद 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलेगी। 500 रुपये पेंशन हम लोग दे रहे थे, ये कहा सरकार बनने के बाद मिलेगी 1000 रुपया। बहुत से लोगों ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि सरकार बनने के बाद ये करेंगे, 2012 में उसको पूरा करने का। पर अगर वाकई में विकास हुआ होता तो शायद
वो मैंडेट जो बीजेपी को मिला है गठबंधन को मिल गया होता, ऐसा हुआ नहीं। मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ मनोज तिवारी बीजेपी नेता भी जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मनोज तिवारी बीजेपी नेता, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी साहब, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, बम्पर जीत के कारण क्या रहे? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भी, लेकिन उसके बाद हम चाहेंगे कि गाकर जो खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही है, वो अगर गाकर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। हरे आज देश में है होरी रे रसिया, आज देश में होरी रे रसिया, रंग बोरी रे रसिया, आज देश में है होरी रे रसिया। अमित शाह जी रंग छलकावे, अरे मोदी जी मलेले मुख रोरी रे रसिया, आज यूपी उत्तराखंड होली रे रसिया। अरे जीता है सब कर्म हमारा, मोदी जी का सबका साथ का नारा। अरे अब है मची हड़होड़ी रे रसिया, आज देश में है ये हो रही है ये विकास, सबका साथ सबका विकास, मजदूरों, किसानों, नौजवानों सबके उत्थान के कार्य की जीत है मेरे भाई। तो चलिए मनोज भाई, आप, हम चाहेंगे, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि गा गा कर आप जवाब अगर दें तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अखिलेश ने एक तंज कस दिया, वो ये कह रहे थे कि यूपी की जनता शायद बुलेट ट्रेन चाहती है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? अखिलेश जी को गधे की हाय लगी है, अखिलेश जी को मां शीतला की हाय लगी, अखिलेश जी को पता ही नहीं चला कि पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है। उन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को अपशब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने जिस प्रकार से राहुल गांधी को अपने डर के कारण लिया, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो जान गई जो खुद डर रहा है वो मुझे क्या बचाएगा, जिसकी पत्नी डर रही हो मुझे क्या बचाएगा। अब हमारी बेटियां मुस्कुराएंगी, किसान मुस्कुराएगा, नौजवान मुस्कुराएगा। मनोज जी, होली का मौका है और आप तो केसरिया होली मनाने की बात कर रहे हैं, वैसा हो भी गया। मनोज जी, गधे का जिक्र छेड़ दिया था मुख्यमंत्री ने, उनको चूंकि होली का मौका है, कुछ उसी अंदाज में गाकर कोई जवाब देना चाहेंगे आप? हर 2017 के होली स्पेशल है भाई रे, यूपी के हर गली गली में मोदी रंगवा छाई रे। ए अखिलेश बाबू अब समझा गलती कहाँ हुआई रे, अरे सबके बैन करत रहला अब तोहरे पे बैनवा आइल रे। मुझे भी बैन किया, 5 साल मुझे यूपी में गाना नहीं गाने दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनोज तिवारी को गाना गाने से बैन किया था। सर, कलाकारों के साथ भेदभाव, सिनेमाकारों से भेदभाव, लोगों से भेदभाव, जातिगत, ये सारा जो रिजल्ट है, हरे रंग अनोखा गरीबों का छलका, बेटियों का दर्द अब महसूस करो हल्का हल्का। हरे यूपी के हर खोरी रे रसिया, आज देश में है होरी रे रसिया। अखिलेश जी, अपने कर्मों को याद करो, आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके साथ क्या किया। हम जो विश्वास सौंपा है यूपी ने, हम उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और उतरेंगे सर। मनोज जी, देखिए, आप हमारे साथ हैं तो हम वो मौका नहीं खोना चाहते, हम चाहेंगे। देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं भी घूमा, तमाम जो युवा थे उनके पास रोजगार नहीं है, शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं वो, शिक्षा उनको अच्छी मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए कुछ युवाओं को प्रॉमिस करना चाहेंगे आप? और हम चाहेंगे कि गाकर जवाब दें आप युवाओं की। जो हमारे यहाँ एक गीत होता है, अरे बॉम्बे दिल्ली कैला गुलजार हो, यूपी के गलिया सुन कैला राजा जी।
अरे अब यही है वापस, अरे सब नौजवान हो, गाँव में रह के खुशी पई है जवान हो। अरे यूपी के माटी मुस्काई कि सब कोई घरे आई भाई जी। अरे घरे रह के रोजगार पाई हो कि यूपी के जवान मुस्काई मोरे भाई जी। अरे कब से लगल बायासा भेदभाव मिट्टी है, अरे यूपी के बिटियन के दुख लोग सोची है। अरे आज यूपी खूब हर्षाई हो कि बिहार, अरे आज यूपी खूब हर्षाई हो, अरे बॉम्बे दिल्ली छोड़ गावे आई भाई हो। ये हमारे गीत हैं, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई नया गीत नहीं गा रहा हूँ। ये कई दिनों का सपना था किसी का पति अपने पत्नी को छोड़ के चला गया, आज वो यूपी में इस खुशहाली के बाद आने की तैयारी कर रहा है। तो जिस खुशहाली की बात मनोज भाई आप कर रहे हैं, वो खुशहाली क्या समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई? हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा साहब हैं समाजवादी पार्टी से, उनसे हम बात करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, जाहिर बात है वो भी आपकी तरह बहुत खुश हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पीएल पुनिया साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। क्या कमी रह गई गठबंधन में? क्या जो प्रॉमिसेस थे वो पूरे नहीं कर पाए, इस वजह से उनको जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला वो नहीं मिला? इस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, उसने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरानी में डाल दिया है। तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को आगे तो बताया था, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। 300 का आंकड़ा, 324 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की प्रचंड बहुमत की तरफ जो है वो बीजेपी बढ़ी है। हमारे साथ तमाम इस वक्त खास मेहमान हैं। मनोज तिवारी साहब, नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर खेले और आखिरी जो दौर था उसमें तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से मेहनत की। तो चूंकि आप हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह आगे फ्रंट फुट पर खेले। कुछ उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, और वो हम चाहेंगे कि आप कहें ना, गाकर बताएं। देखो आप कितना मेरा परीक्षा ले रहे हो कि आप सवाल तो पूछ रहे हैं, आज आप ना नहीं कर पाएंगे, वो आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है मनोज तिवारी जी। नहीं, एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने यूपी का रास्ता विकास से जोड़ दिया और आगे बढ़ के खेले, सहवाग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 13 सेंचुरी से भी ऊपर चले गए। और मेरा ये मानना है भैया, हमारे कबीर बाबा ने एक गीत लिखा है, हर चदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी झीनी, अरे कुछ को न ओढ़न आई चदरिया, दाग दाग कर दीनी रे, दाग दाग कर दीनी रे, दाग दाग कर दीनी। अरे यूपी के 2 लड़के ऐसे, अरे चिन्ह चिन्ह के बीनी, चदरिया झीनी रे, अरे चदरिया दाग दाग कर दीनी। जाग गई यूपी की जनता, अरे देवों की वह भूमि, अरे कुछ ने ऐसी ओढ़ी चदरिया, ये 3.25 साल में, अरे नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी ओढ़ी चदरिया, जस की तस धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। हरे मोदी जी ने जस की तस धर दीनी चदरिया री। बेटियों की चीख से जो कांपे चदरिया, उसको बुन बुन कीनी रे चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर बाबा की आत्मा आज खुश है सर, आज हमारी अज्ञे जी की आत्मा खुश है। उत्तर प्रदेश के हर उस साहित्यकार की आत्मा खुश होगी जिसने इस उत्तर प्रदेश की आजादी का सपना देखा होगा।
रविदास मेहरोत्रा साहब, शायद आपकी तरफ भी मनोज तिवारी जी इशारा कर रहे हैं, महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हैं, गुंडागर्दी अपने चरम पर रही, विकास की बात होती थी, लेकिन यहां जो उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े होते थे, ये अलग कहानी बयान करते थे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आपको, कहीं ये भी हार के कारण तो नहीं बने? हम लोगों ने पूरा ये प्रयास किया कि हमारी बहन और बेटियों की सुरक्षा हो, और 1090 के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। उसके बाद डायल 100 के माध्यम से तत्काल जहाँ पर कोई ऐसी बात हो पुलिस पहुँचे, इसका हम लोगों ने प्रयास किया। नहीं तो फिर क्या हुआ? प्रयास किया कि हमारी हर बेटी, तो फिर क्या हुआ अगर विकास हुआ था? अभी एक बात जो है, पीएल पुनिया बैठे हुए हैं, पुनिया जी ने एक बात, बड़ी अच्छी बात कही। ये एक कुशल जो है, अच्छे ईमानदार अधिकारी भी रहे हैं और साफ गोई से बात कहते हैं। इन्होंने कहा गठबंधन देर से हुआ। दूसरी बात यह है, इन्होंने स्वीकार किया कि जब लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से बात पहुँचती है बलिया तक, यहाँ से बात पहुँचती है गाजियाबाद तक, और जब यहाँ पर गठबंधन में दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं और दोनों प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा टिकट तय कर दिया गया। मेरा टिकट तय करने के बाद राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने रोड शो किया, पीएल पुनिया जी ने मुझे स्वयं माला पहनाई, और उसके बाद हम लोगों ने पूरा नामांकन किया। नामांकन में साथ में कांग्रेस पार्टी और हम नामांकन करने गए। पुनिया साहब, जितना हम रविदास जी को सुन रहे हैं, जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के गठबंधन की वजह से हुआ, तो उदाहरण सीधे सीधे आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उदाहरण के रूप में कही, गठबंधन में पुनिया साहब आपसे मैं ऐसा होना चाहिए था कि गठबंधन पर जनता को विश्वास रहता। नहीं, वो रुकेंगे गठबंधन पे। रविदास जी 1 मिनट, पुनिया साहब को सुन लेते हैं। रविदास जी 1 मिनट, रविदास जी से हुआ है। रविदास जी 1 मिनट, पुनिया साहब को सुन लेते हैं। पुनिया जी बोलिए। देखिए, रविदास मल्होत्रा जी जो कह रहे हैं वो अपनी पीड़ा, व्यक्तिगत पीड़ा बता रहे हैं, और गठबंधन का लाभकारी रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा, इसकी घोषणा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के डिसीजन को, उनके निर्णय को चुनौती कहां तक सही है, ये तो रविदास मल्होत्रा ही जाने, उन्हीं के स्तर का मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि गठबंधन में कोई खराबी नहीं है, गठबंधन लाभकारी रहा है। चलिए देखेंगे कितने दिन तक ये गठबंधन चलता है। पुनिया साहब, आप भी आइए, हम भी आइए। मनोज तिवारी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए आपका आज हमसे वादा है कि आप जो भी बात कहेंगे नहीं, गाकर बताएंगे। राहुल गांधी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अब मुबारकबाद दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? हर ठगने वाली गठबंधन का हो गया अवसान, जो सच्ची सेवा करेगा उसको चुनेगा हिंदुस्तान रे भैया, चुनेगा हिंदुस्तान। जैसे आया रिजल्ट ये राहुल जी गए भाग, ट्विटर से अब ट्वीट के छुड़ा रहे हैं दाग रे भैया, छुड़ा रहे हैं दाग। इनके रद्दी कर दिए जनता ने सब नोट, नोट भी रद्दी हो गए, मिला नहीं अब वोट रे भैया। मैं माफी के साथ सब लोगों को, देखो भैया, पंकज भैया हमसे गीत गवा रहे हो, हमारे जितने यहाँ बैठे हैं इन लोग कहीं ना कहीं। देखिए मनोज तिवारी साहब, आज हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए सुनिए, आज हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मायावती जी ने भी बोला है, जिनके साथ राखी बंधन की बात होती थी, गठबंधन हमेशा ये कहता था कि राखी बांधेंगी वो, उन्होंने बोल दिया कि आपने ईवीएम में गड़बड़ी की है। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बनारस, पूर्वांचल, उन भाइयों बहनों से कुछ कहना चाहेंगे आप गा के? अरे ईवीएम न समझेला रुपया के भाषा, ऐसा छोड़ दी बहन जी। अरे ईवीएम न समझी रौरा रुपया के आशा, भाषा रासा छोड़ दी बहन जी।
अरे यूपी के बाजवन दासाया सा छोड़ दी बहन जी। हरे दलित शोषित पीड़ित सबके घर में गैस कनेक्शन फ्री, घर में गैस कनेक्शन फ्री। अरे मोदी के विजन में यूपी खड़ा भजय हो जी जी भर के जी। अरे अब छोड़ दी आशा ईवीएम समझी नहीं नोटवा के भाषा अब। अरे बहन जी छोड़ दी आशा। यूपी के सब लड़का दीदी आगे बढ़ के आए। अरे हिंदू मुसलमान सब मिलके मोदी को गले लगाए। अरे ईवीएम समझी नहीं नोटवा के भाषा आशा छोड़ दी बहन जी। सबके लिए, बहन मायावती जी के लिए भी, अखिलेश जी के लिए भी, राहुल जी के लिए भी, और सबके लिए मैं यही बोलूँगा, ये एक नई शुरुआत है, नई सुबह है, नई शुरुआत है। यूपी का हो गान और सारा देश देखेगा कैसे यूपी करेगा अब उत्थान। कि अब बारी मोदी सरकार की आई, अब नहीं कोई रोकेगा गया हुआ सब सामान। अरे बारी मोदी सरकार की आई है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, मिलजुल के सब काम करेंगे। 5 साल मत बोलो, 5 साल के बाद तूने क्या किया हमने इसका पुर्जा खोलो। अरे ईवीएम समझी नहीं नोटवा के भाषा आशा छोड़ दी भाई जी। चलिए मनोज जी, मैं आपको थोड़ा आराम देता हूं, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। नफरत की जो भाषा है वो खत्म करेंगे, विकास की बात जो लगातार बीजेपी करती आई है, क्या वाकई विकास होगा? उस दिशा में किस तरह से 5 साल जो है वो बीजेपी राज करेगी, जरा उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं उस पर भी बताऊंगा, चूंकि मनोज तिवारी जी बैठे हुए थे। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मनोज तिवारी जी का एक बड़ा फेमस गाना हुआ करता था शुरुआत के दिनों में, 90 के दशक में जी, कि असियत करके भी ये बिटवा हमारा कंपटीशन देता, जिसमें उन लड़कों के बारे में कहानी थी जो घर में कह के आते मैं पढ़ाई कर रहा हूं, फिर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, और आखिर में उस गाने में था कि उनके पिता कहते हैं हमको बड़ा सस्पिशन, यानी उनको संदेह हो रहा है कि बिटवा हमारा कंपटीशन देता। तो मुझे लग रहा है जो यूपी के लड़के थे ना मनोज जी, इनकी हालत कुछ कुछ वैसी हो गई है कि अब इनके माता और पिता दोनों को ही मनोज जी अब हो जाए कि हमार बिटवा क्या कर रहा था। मन में मनोजवा के बा भारी सस्पिशन, ई कौन कंपटीशन देता, यूपी के लड़कन के ना भइल एडमिशन कंपटीशन। सही बोला भैया। तो मनोज जी हो जाए ना, अब उसको कंप्लीट कीजिए आप। अच्छा, अब मैं आता हूं सुधांशु जी आपके पास। जी जी ने जो कहा जी मैंने उतना ही था। हर यूपी के लड़कन दूगो अरे दिहले कंपटीशन, अरे कंपटीशन देता, आ यूपी के रहे सस्पिशन कंपटीशन देता। हरे सुधांशु भैया दे दिहले हमके परमिशन। ये बड़ा पुराना गाना है, इसका जो संदर्भ लिया है सुधांशु जी ने, दैट इज एग्जैक्टली जो मीनिंग है उसको सुधांशु जी ने आपके शो में बताया है। क्योंकि इनके कंपटीशन पे ही सस्पिशन है, इसलिए इनका एडमिशन रद्द कर दिया गया। सुधांशु जी आप कुछ बोल रहे थे। अब मैं ये कह रहा था कि आपने जो विकास की बात कही है, मैं एक बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश देश का वह प्रदेश है कि भारत के इतिहास ने जब जब करवट ली है, उत्तर प्रदेश ने उससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कैसे संभव था जब 21वीं सदी में भारत महान भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश उससे अलग रह जाता। आज उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि वह न सिर्फ महत्वपूर्ण बल्कि अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आगे आया है, और उत्तर प्रदेश की शानदार क्षमता के अनुसार उसका जो विकास होना चाहिए वो हम करके दिखाएंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा एक पंक्ति में कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली यूपी का इंसान उठा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इसका हम दायित्व का निर्वाह करेंगे और विकास के नए संदर्भ, नए प्रयोग होकर उत्तर प्रदेश को उस स्थिति में पहुंचाएंगे जो इसका वास्तविक भवितव्य है, जो इसकी वास्तविक क्षमता के अनुरूप है। राम मंदिर बनेगा क्या?
देखिए, उस बारे में हमारे घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट है और अभी तक की जो वस्तु स्थिति है, विगत 60 वर्षों से उत्तरोत्तर न्यायालय के निर्णय हमारे पक्ष में। और एक और बात कह दूं, 30 सितंबर 2010 का जो लखनऊ खंडपीठ का निर्णय है, उसके अनुसार केंद्रीय गुंबद के नीचे का गर्भगृह राम जन्मभूमि है। ये सर्वसम्मत निर्णय है, तीनों जज सहमत हैं। केवल अब उस क्षेत्र के 1/3 2/3 बंटवारे को लेकर कोर्ट में मामला है, तो राम जन्मभूमि है, यह सिद्ध हो चुका है। विश्वास रखिए कि आगे का मार्ग भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रशस्त होगा, जैसा हमने घोषणा पत्र में कहा है। पूनिया साहब, अब आप बताइए, आप चिंतन का वक्त है आपके लिए या नहीं? अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो सुधांशु जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। मनोज जी भी आपको गाने सुना रहे हैं सर, उनको भी बधाई दे दीजिए। और मनोज तिवारी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। अब ये भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद जिम्मेवारी बहुत है। और जैसे कि आपने कहा, हमेशा ये कहते रहे कि राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारी आस्था से संबंधित है, और कहते रहे कि हमको उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, वहां सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सरकार हो तो हमको आसानी हो जाएगी। तो लोग बाग अपेक्षा करेंगे और जानकारी भी चाहना चाहेंगे कि वो सपना जो दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो कब पूरा होने वाला है। और जो अखिलेश यादव जी ने जो विकास का काम किया था, बिल्कुल जनता को पसंद नहीं आया, बिल्कुल। चलिए, जिम्मेदारी बड़ी है। मनोज तिवारी साहब, आपके पास मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री आखिरी 3 दिन जो थे वो बनारस में रहे, तो बनारस की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? वाराणसी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? पूर्वांचल के लोगों से क्या कहना चाहेंगे गा के? ये हम सुनेंगे आपसे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो बीजेपी कैंप में खुशी की लहर है। बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, 300 का भी आंकड़ा पार कर लिया। और ऐसे में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के मनोज तिवारी साहब, साथ ही सुधांशु त्रिवेदी जी, उसके अलावा रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के पीएल पूनिया साहब हमारे साथ है। मनोज तिवारी साहब, ब्रेक से पहले जो मैं जिक्र कर रहा था, देखिए होली का मौका है और केसरिया होली का मौका आपको यूपी की जनता ने दे दिया है। तो ऐसे में फगवा एक्सप्रेस जो है वो जरा चला दीजिए आप। देखिए, जो वाराणसी की जनता है वो कितनी खुश हुई है आपसे, और आप उनको अब खुश करें, कम से कम ये आपका फर्ज बनता है। हरे रंग में भंग जमा है सुख का, चहुओरी खुशहाली, और नोएडा से काशी तक भैया होली की तैयारी। भोले अविनाशी बाबा शिव शंभू क्या गा रहे हैं? अरे गली गली में झूम रही है, गली गली में गूंज रही है, भोले शिव अविनाशी बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है। पूर्वांचल की गली गली से हो यूपी की हर बेटी बोले, हर मोदी है विश्वासी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम, तो काशी बम बम बोल रही है, काशी बम बम बोल रही है। अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली का काम करने, अब मुझे माफ करियो इंडिया टीवी के दर्शक। एक आखिरी देखिए मनोज जी, आप ना नहीं कर पाएंगे। जो महिलाएं जिन्होंने आपको बम्पर वोट दिया है, महिलाओं से कुछ कहना चाहेंगे आप? मनोज जी लपेटा रहा है, जरा उसका दृश्य देखना चाहता हूं। मनोज जी, अंतिम इच्छा देखिए पूरी कर दीजिए आप। महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे गाकर आप? पूरब का बेटा, महिलाओं के लिए तो मैं बार बार कहने लगा हूं, अरे अरे बेटी सब खुश बाड़ी, अरे मन में उल्लास बाटे, अब ना सताई कोनो गायत्री बहरूपिया। अरे यूपी के बिटियन के भाव बाड़ी जागल बाटे,
अरे आ गइल पुकार सुने मोदी हमारा भैया, आ गइल पुकार सुने गरीबन के सुनवैया, बिटियन के भाव मोदी बाड़े सुनवैया। जय हिंद। मैं सबसे माफी चाहता हूं, मुझे कहीं जाना है, लेकिन पंकज भाई थैंक्स टू इंडिया टीवी। नमस्कार उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। चलिए मनोज भाई, एक बार फिर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, आपने वक्त निकाला इंडिया टीवी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जाना है, हम समझते हैं। सुधांशु जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब 5 साल जो है यूपी की जनता के लिए काम करना है, किस दिशा में वो काम होगा, कैसे वो काम होगा? देखिए, किस दिशा में कार्य होगा, यह हमारे घोषणा पत्र, जिसको हमने विकास का संकल्प पत्र नाम दिया था, उसमें यह बातें बहुत स्पष्ट रूप से इंगित हैं। हमारी पहली कैबिनेट में ही, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि लघु और सीमांत किसानों के ऋण माफी का प्रस्ताव आएगा। इसके साथ ही साथ अन्य गरीब वर्गों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जो जो हमने बात कही है, उन सारी बातों के ऊपर अमल करने के लिए बहुत तेजी के साथ गतिशीलता होगी। और चूंकि यह एक सुखद संयोग है कि केंद्र की सरकार भी हमारी है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कायाकल्प होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। रविदास मेहरोत्रा साहब, अपनी बात मत कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की बात कीजिएगा। आप कम से कम आप ये बताइए कि आप चिंतन का वक्त आपके लिए भी है, बड़ी बड़ी बातें हुई थी विकास को लेकर, मेट्रो गिनाई जाती थी, 100 नंबर गिनाया जाता था, सड़कें गिनाई जाती थी, एक्सप्रेसवे गिनाया जाता था। अब इन 5 सालों में क्या होगा? 30 सेकेंड्स में जवाब दे दीजिए। देखिए, हम लोग जो हैं वो जनता के सुख दुख में उनके समस्याओं को और उनके मुद्दों को लेकर के और उनको सुधार मिले, इसके लिए प्रयास करने का काम करेंगे। जो अखिलेश यादव जी ने, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो करेंगे, कम से कम अब वो करेंगे। रविदास मेहरोत्रा साहब, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, सुधांशु त्रिवेदी जी, आप और साथ ही पीएल पुनिया साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी इंडिया टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी आगे भी।